राजेश जी की कृषि विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे। घर में पत्नी, 6 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा विजय सबसे छोटा था। बेटे की चाव में 5 बेटियां हो गई। वो जमाना भी ऐसा था, अगर बेटा इकलौता तो वंश बढ़ाने के लिए उसके एक बेटे का होना तो बहुत ज़रूरी होता था, भले ही खाना के और उन्हें पालने के लाली क्यों न पड़ जाए, ऐसी धारणा हुआ करती थी लोगों की। खैर, राजेश जी कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते थे। शहर में नौकरी होने की वजह से पत्नी बच्चों सहित आगरा शहर में किराए पर रहने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के कुछ खेत बेचकर आगरा में 100 वर्ग गज जमीन लेकर अपना छोटा सा मकान बनवा लिया। राजेश जी ने सभी बेटियां बढ़ने में बहुत होशियार थी। राजेश जी शाम को नौकरी से पैदल ही थके हारे घर आते थे, ये सोचकर कि आने जाने की 30 रुपये बच गए तो बच्चों के खाने के लिए कुछ लेता चलूँगा। पसीना से तरबतर घर आते तो अपना थैला खुट्टी पर टांग देते और चर्च आवाज़ करने वाली कुर्सी पर बैठ जाते। एक बेटी तुरंत पानी लाकर देती, दूसरी शिकंजी लाती, कोई हाथ वाला पंखा हौंकती। राजेश जी कितना भी मना करते पर बेटियां नहीं मानती। हट करके कहती, हमारे पापा हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, हम क्या पापा को हवा भी नहीं कर सकते। राजेश जी मुस्कुरा भर देते। छोटी सी उम्र में राजेश जी के बच्चे बहुत ही परिपक्व हो गए थे। कभी आपस में नहीं झगड़ते, ना ही किसी चीज़ की जिद करते। कोई इतवार राजेश जी का खाली नहीं जाता जब वो अपनी बेटियों को पेपर दिलाने ना ले जाते हो। एक दिन भी छुट्टी में आराम नहीं करते। ऐसे ही एक शाम राजेश जी थके हारे आए और सीधा चारपाई पर जाकर लेट गए। बच्चे और पत्नी सुमित्रा जी एकदम से घबरा गई कि जरूर आज कुछ हुआ है। सभी लोग राजेश जी की चारपाई के पास आकर बैठ गए। अभी भी राजेश जी सोच में और चिंता में डूब गए हुए थे। तभी अचानक सुमित्रा जी ने उनका हाथ अपने हाथ में रख कर पूछा, ए जी, आज कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे चिंता में क्यों लगे रहे हो? सभी बच्चे एक साथ बोले, पापा बताओ ना, क्या हुआ, क्या बात है? तभी तीसरी नंबर की बेटी सुमी राजेश जी के पैर में चोट का निशाना देखकर चीखी, अरे मम्मी, ये देखो, मम्मी पापा के तो चोट लगी है। सब उन्हें ध्यान से देखने लगे। जगह जगह शरीर पर चोट के निशान थे। सुमित्रा जी रोती हुई जल्दी से चोट साफ करके उस पर मरहम लगाती है। का हो, अभी भी नहीं बताओगे हमें? तुम्हें मेरी और बच्चों की कसम, हमारा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ है? राजेश जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चों तुम लोग अंदर जाओ, मम्मी से कुछ बात करनी है। सुमित्रा, पता नहीं क्या पापा किया है, मैंने इतनी ईमानदारी से नौकरी करती हूँ, फिर भी कुछ लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। अभी 2 महीना पहले हमारे कार्यालय में एक मुझसे सीनियर बाबू आया है। अशोक शुरू में कुछ दिन तो सब ठीक था, पर कुछ दिनों बाद मुझ पर दबाव बनाने लगा कि अगर मैंने उसके गलत काम में उसका साथ नहीं दिया तो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। वो 2 नंबर का काम करता है, सारा कार्यालय का माल ब्लैक में बेच देता है। मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई सामान बाहर नहीं जा सकता। मुझ पर दबाव बनाता है कि तुम्हें भी मालामाल कर दूंगा, बस तुम आंख बंद मूंद कर माल पास करते जाओ। तुम ही बताओ, 20 साल से इतनी ईमानदारी से काम किया, अब सरकार को कैसे धोखा दे सकता हूँ, जिसके सहारे मेरा घर चल रहा है। पिता ने जी ने मरते वक्त कसम दी थी, रज्जू 2 रोटी कम खा लेना, पर बेईमानी का एक भी पैसा मत लेना। मेरा ईमान मुझे ऐसा करने को इजाज़त नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने एक पत्र विभाग को भेज दिया जिसमें इस अशोक का सारा काला चिट्ठा लिखा हुआ था। सुमित्रा जी तो तुमने सही किया, अब तो कुछ नहीं कहता वो मुँहा। सुमित्रा, आजकल सब पैसे और पहुँच पर चलता है, इस अशोक की पहुँच बहुत दूर तक है। बच गया, अब तो मुझे और परेशान करता है। एक बार मुझे कार्यालय में ही बंद कर दिया, वो भी तब जब अगले 4 दिनों तक छुट्टी थी। वो तो बंसी वाले की कृपा रही। दिनेश जी अपना खाने का थैला भूल गए थे, सो ताला खुलवा कर लेने आए तो मैंने बाहर आ गया, नहीं तो आज जिंदा ना होता। सब तरीका अपनाकर मुझे परेशान करने के आज तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जब मैं ऑफिस से निकला तो एक 24-25 साल की लड़की को मेरे पीछे लगा दिया। वो रास्ते भर मुझे पकड़ती रही और जब मैं जल्दी से अपना भारी थैला लेकर आगे बढ़ने लगा तो अपने कपड़े फाड़ कर भीड़ जमा कर ली और चिल्लाने लगी कि मैंने उसकी इज्जत लूटी है। सभी लोग मुझे चप्पल जूते से मारने लगे।
वो तो पता नहीं कहाँ से हमारे पास के विभाग के दीनानाथ जी आ गए। उन्होंने समझाया कि वो मुझे जानते हैं, मैं ऐसी आदमी नहीं हूँ। इतनी बेइज्जती के बाद मन तो हुआ सुमित्रा की वही किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। बस बच्चों का और तुम्हारा चेहरा बार बार सामने आने लगा कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। इतने अपमान के बाद भी आ गया। मैं हार गया सुमित्रा। कल क्या मुंह लेकर जाऊंगा काम पर। सब मुझ पर आरोप लगाएंगे। सरकारी नौकरी ना होती तो कब की छोड़ देते। ईश्वर ने अच्छी सजा दी है मुझे ईमानदारी की। राजेश जी फक करके रोने लगे। तुम कल ऑफिस जाओगे। तुम्हारे साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब देखो तुम मेरा रूपी औरत सिर्फ घर की लक्ष्मी ही नहीं है, दुर्गा काली भवानी है। समय पड़ने पर हर रूप दिखा सकती है। अगले दिन अशोक जैसे ही ऑफिस से छुट्टी के टाइम निकला, सुमित्रा जी बन ठन कर अशोक की गाड़ी के सामने आई और मुस्कुराकर आयदे बिखरती हुई बोली, मुझे रामबाग छोड़ देंगे क्या? अकेली हूँ, लेट हो रही हूँ, अंधेरा भी हो गया है, प्लीज़। अशोक तो वैसे भी एक नंबर का चरित्रहीन आदमी तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने के लिए बोला। सुमित्रा जी थोड़ा सहज होती हुई बोली, मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। अशोक, अरे आगे ही आ जाइए, बात करते हुए सफ़र अच्छा कटेगा। सुमित्रा जी चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए आगे बैठ गई। बैठी ही अशोक उनके गालों पर हाथ फेरने लगा और अश्लीलता बातें करने लगा। सुमित्रा जी पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी और गाड़ी का नंबर बता चुकी थी। पुलिस ने गाड़ी रोकी और अशोक को गिरफ्तार कर लिया। सुमित्रा जी ने अपना बयान दिया, इस आदमी ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया, मेरे साथ बदतमीजी की। वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई। कई औरतें भी भीड़ में से निकलकर सामने आए और बोली, अच्छा हुआ ये आदमी पकड़ा गया, रोज़ सब औरतों के बदतमीजी करता है। यहाँ तक कि एक उस झुग्गी बस्ती की औरत को भी इज्जत पर भी हाथ डाला। वो बेचारी गरीब थी, कुछ नहीं कर पाई। अशोक के सारे गलत काम पकड़े गए। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सुमित्रा जी ने अपने पति के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया। यह करते समय उन्हें दुख भी बहुत हुआ, पर क्या करे, जमाना ही ऐसा है। कई बार अपने साथ हुए अन्याय के लिए साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाने पड़ते हैं। ऐसा कोई जगह देखने को मिला है कि अगर अन्याय सहन करते रहो तो वो इंसान गलत कदम उठा लेता है, जिसका खामियाजा उसका पूरा परिवार झेलता है। इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। जीवन है तो सब है।